तो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व किया था, है ना। एचसीएफ निकालना सीखा था और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको सोल्व किया था कल। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों क्वेश्चन का बेसिक पढ़ेंगे, इनका कंसेप्ट समझेंगे कि भैया इनका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ कह रहा था, इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझेंगे। ये समझेंगे कि भैया इनका मतलब क्या है, क्यों करने ज़रूरी है ये। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखी है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बस बताते जाना। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया इसमें से वो नंबर छांटो जो 2 की टेबल में आते हैं। क्या बोला मैंने? इसमें से वो नंबर छांटो जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में आते हैं या फिर कह लो 2 के मल्टीपल हैं। 2 के मल्टीपल या फिर 2 की टेबल, दोनों बात सेम ही है ना। समझाने के तरीके हैं बस वो तो मैंने कहा कि वे नंबर बताओ जो 2 की टेबल में आते हैं या फिर 2 के मल्टीपल हैं। तो आप कह दोगे सर ये रहा, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है ना, ये भी 2 का मल्टीपल है। ऐसे करते करते ये सारे के सारे जो नंबर है ना, ये 2 के मल्टीपल है। समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 2 के मल्टीपल हैं, 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, चाहे मैं यहाँ पे 1000 तक लिख दूँ तब भी यही चलेगा। ऐसे ऐसे एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे मिलेंगे मुझे 2 के मल्टीपल, है ना। तो मुझे पता चला कि यार 2 के जो मल्टीपल हैं वो 2n की शेप के होते हैं। अब कहेंगे सर 2n मतलब, जैसे 2 के मल्टीपल मतलब, 2 के मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल आप कैसे लिखते थे? 2 गुणा 0 बराबर 0, ऐसे लिखते थे ना। 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 4 बराबर 8। इस तरीके से लिखते थे, है ना। ये सारे के सारे नंबर 2 की टेबल में आते थे। ठीक है, तो कभी आपने नोटिस किया कि भैया जो भी नंबर 2 की टेबल में आ रहा था उसको लिखने का ये तरीका था। जैसे 6, 6 2 की टेबल में आता है तो हम इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा समथिंग, 2 गुणा समथिंग। जैसे मान लो 250 2 की टेबल में आता है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। 251 ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता 2 इंटू समथिंग, है ना। मतलब आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं सर, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 125.5, नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो नंबर है ना ये पूरा पूरा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए मतलब। ठीक है, पॉइंटों वाला नंबर नहीं चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2 की टेबल में आता है, अगर कोई भी, क्योंकि मल्टीपल का मतलब क्या है कि उसका उसको पूर्णांक, उसको पूरा पूरा भाग कर देता है वो, ये मतलब होता है, पॉइंट वाला नंबर नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में आता है, तो वो हमेशा 2 इंटू समथिंग के रूप का लिख, उसको हम 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब इस समथिंग को मान लो मैंने n कह दिया। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो उसको मैं 2 गुणा n यानी 2n की शेप का लिख सकता हूँ। समझ गए? 2 के मल्टीपल होते हैं वो किस शेप के होते हैं? 2n के रूप के लिख सकते हैं उनको। किस रूप में लिख सकते हैं? 2n के रूप में। आप करके देख लो ना, n की वैल्यू 0 रखो, 0 मिलेगा। 2 का मल्टीपल है, n की वैल्यू 1 रखो, 2 मिलेगा। 2 का मल्टीपल है, n की वैल्यू 2 रखो, 2 2 दूनी 4, 4 मिलेगा। 4 भी 2 का मल्टीपल है, भाई 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह दे कि भैया 2 के मल्टीपल को आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, है ना, तो आप क्या कह सकते हो कि सर 2 के मल्टीपल है ना 2n के रूप के होते हैं। किस रूप के? 2n, 2n कह लो, 2m कह लो, 2 क्या कह लो, आपकी मर्जी है। बेसिकली 2 के मल्टीपल जो हैं 2 इंटू समथिंग के रूप के होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सारे के सारे 2 के मल्टीपल आ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि वो नंबर लिखो जो 2 के मल्टीपल नहीं है, जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो आप कहोगे सर वो ये रहे नंबर, ये रहे, ये ऐसे नंबर हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, अब मैं कह दूँ यार इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखो। जैसे आपने 2 के मल्टीपल को 2n से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही वो नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसका भी तरीका है, ध्यान से समझो। जैसे 2 का मल्टीपल है ना, 2 की टेबल में आता है ना। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 2 का मल्टीपल नहीं है, जो 2 की टेबल में नहीं आता, है ना। जैसे देखो 26, 26 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 2 का मल्टीपल नहीं है, या फिर 1 घटा दूँ, वो भी कह सकते हो, है ना। कोई भी जैसे ये नंबर ले लो, ये 2 का मल्टीपल है ना, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, या फिर आप कह लो कि इसमें से 1 घटा दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है, ऐसे पूर्णांक नंबर कहना गलत होगा,
तो ऐसे पूर्णांक जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो 2n+1 के शेप के भी हो सकते हैं और 2n-1 के शेप के भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 2n+1 के शेप के लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि क्लास 10th में आपने धनात्मक पूर्णांकों के बारे में पढ़ना है ना? ऋणात्मक पे भी काम करता है ये चीज़। लेकिन क्योंकि धनात्मक में पढ़ना है, पॉजिटिव के बारे में पढ़ना है, इसलिए 2n+1 लिख दिया। क्योंकि अगर मैं 2n-1 लिखूँगा ना तो फिर वो अपना वहाँ पे चल जाएगा। जैसे 0 है, 0 अपना 2 का मल्टीपल है ना? अगर मैं कहूँ कि वो नंबर ढूँढो जो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2n+1 करने पे 1 आ गया, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 2n-1 करने पे क्या आएगा? -1, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव नंबर हो गया ना, क्लास 10th में आपने नेगेटिव नंबर नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने पॉजिटिव नंबर पढ़ने हैं। इसलिए जो 2 का मल्टीपल नहीं है, वो किस रूप में लिखे जा सकते हैं? 2n+1 के रूप में लिखे जा सकते हैं। ये मतलब था। समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैंने 2 बात सीखी, जो नंबर 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में आता है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2n से। जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आता, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2n+1 के रूप में। 2 के मल्टीपल नहीं है भैया ये, ठीक है ना? जो नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है वो 2n+1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये तो बात होगी 2 की, है ना? इसको एक बार लिख लो, फिर एक कंसेप्ट और समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे। देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार वो नंबर बताओ जो 3 के मल्टीपल है, तो आप कह दोगे सर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा भैया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना? ये वो नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो जो 3 के मल्टीपल होते हैं, जो नंबर 3 के मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल का मतलब समझ गए ना? मल्टीपल मेरे ज़ुबान पर जचा हुआ है ना, इसलिए बार-बार मल्टीपल बोल रहा हूँ। तो मल्टीपल का मतलब जो उनकी टेबल में आते हैं। जो नंबर 3 के मल्टीपल हैं, जो 3 की टेबल में आते हैं, वो हमेशा 3n के शेप के होंगे। 3n कह लो, 3m कह लो, 3 क्यू कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना? 3 क्यू की शेप के होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो ना, जैसे मान लो कोई भी टेबल लिखोगे, 3 की टेबल कैसे होती है? 3 गुणा 0, 3 गुणा 1 ऐसे लिखते हो ना? तो 3 गुणा समथिंग होता है। इस समथिंग को मैंने n कह दिया, तो जो 3 का मल्टीपल होगा, वो 3n की शेप का होगा, है ना? 3 गुणा क्यू भी कह सकते थे, 3 क्यू की शेप का होता है। ऐसे भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 के मल्टीपल 2 क्यू की शेप के होते हैं, 2m की शेप के होते हैं, 2n की शेप के होते हैं। वैसे 3 के मल्टीपल जो हैं 3n की शेप के होते हैं, है ना? 3n, 3m, 3 क्यू कुछ कह लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूँ कि वो नंबर बताओ जो 3 के मल्टीपल नहीं है, वो नंबर जो 3 के पहाड़े पे नहीं आते, है ना? तो उसको समझने से पहले यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। 0 3 के पहाड़े पे आता है, ठीक है? तो 0 3 का मल्टीपल हो गया, 0 3 का मल्टीपल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो नंबर बताओ जो 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 के पहाड़े पे नहीं आते, तो आप इनको हाइलाइट कर दोगे, है ना? अब मैं ऐसा कह दूँ कि यार इनको भी रिप्रेजेंट करो। जैसे आपने 3 के मल्टीपल को 3n से रिप्रेजेंट किया, वैसे मैंने कह दिया कि यार इन नंबर्स को, जो 3 के मल्टीपल नहीं है, इनको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देख लेते हैं इसको। देखो, जैसे ये 3 का मल्टीपल है ना, अगर मैं 3 के मल्टीपल में 1 जोड़ दूँ, तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 के मल्टीपल में अगर मैं 2 जोड़ दूँ, तो मुझे वो मिलेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 36, 36 3 के पहाड़े पे आता है ना, अगर इस 3 के मल्टीपल में 1 जोड़ दूँ, तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 का पहाड़े में कहाँ आता है? नहीं आता। अगर मैं इस 3 के मल्टीपल में 2 जोड़ दूँ, तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं है। यानी मैंने कह सकता हूँ कि अगर मुझे उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3n+1 और 3n+2, इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नहीं समझे? वे नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3n के रूप में, और वे नंबर जो 3 के मल्टीपल नहीं है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 3n+1 और 3n+2 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समझ में आ गई? या फिर इसको कहने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जितने भी हमारे पास पूर्णांक हैं, अगर मुझे उनके 3 टुकड़े करने हो, तो वो 3 टुकड़े ये होंगे, है ना? या तो वो 3n होगा, या फिर वो 3n+1 के रूप का होगा, या फिर वो 3n+2 के रूप का होगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि यार 255, है ना? इसको 255 है ना? इसको मान लो मैंने कह दिया, इसको 3 के मल्टीपल या फिर 3 के मल्टीपल ना होने के रूप में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करोगे? इसको 3 से भाग करके देख लो। 3 अट्ठा 24, 1 बच गया, 5 आ गया, 3 पंजे 15। यानी आप 255 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 गुणा 85 प्लस में 0, ऐसे लिखोगे। तो ये हो गया 3 इंटू 85 को लेट से मैंने क्या कह दिया, तो 255 को मैं क्या कह सकता हूँ? 3 क्या कह सकता हूँ, यानी ये 3 का मल्टीपल है ना? यानी कोई भी नंबर है उसको या तो मैं 3 के रूप में लिख सकता हूँ, या फिर 3 +1, 3 +2, इनमें से कोई भी किसी भी रूप में लिख सकता हूँ।
या फिर ऐसे कह लो, अगर मैं पूरे नंबर को, जितने पूर्णांक हमारे, अगर मुझको 3 टुकड़े करने हैं, 3 भागों में बाँटना है, तो वो 3 भाग कौन-कौन से होंगे? 3n, 3n+1, 3n+2, ये मतलब हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार वो नंबर बताओ जो 4 के मल्टीपल हैं, जो 4 के पहाड़े पे आते हैं। आप कह दो ये रहे, ये 4 के मल्टीपल हैं। ये जितने भी नंबर मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये 4 के पहाड़े पे आते हैं, ऐसे कहोगे, है ना? ठीक है, यानी जो नंबर 4 का मल्टीपल है, जो नंबर 4 का मल्टीपल है, वो किस शेप का होगा? 4n के शेप का होगा, या फिर 4q, कुछ भी कह लो, ठीक है, 4q कह लिया मैंने। तो 4 का मल्टीपल 4q के शेप का होगा, ठीक है। अच्छा, जो 4 का मल्टीपल नहीं है वो किस शेप का होगा, बता सकते हो? जो 4 का मल्टीपल नहीं है वो किस शेप का होगा? तो आप कहोगे सर या तो 4q+1 की शेप का होगा, या 4q+2 की शेप का होगा, या 4q+3 की शेप का होगा। समझे ना? जैसे 4 का मल्टीपल है ये, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी 4q+1, है ना? इसमें 2 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है? तो 4q+2, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ, 4 के मल्टीपल में 3 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी 4q+3। यानी मैंने यहाँ पे 2 बात सीखी कि भई जो भी नंबर 4 का मल्टीपल है वो 4 क्यू के शेप का होता है, ठीक है? अच्छा, जो जो नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है वो किस शेप का होता है? 4q+1, 4q+3, इस शेप का होता है। समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज़ थी, ये चीज़ हमें समझनी है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा देखो, जो नंबर 4 के पहाड़े पे आता होगा वो 2 के पहाड़े पे तो आता होगा। जो नंबर 4 के पहाड़े पे आता होगा, जैसे 4, 8, 12, ये 2 के पहाड़े पे तो आता होगा। यानी जो 4 का मल्टीपल है वो 2 का भी मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? जो नंबर 4 का मल्टीपल है वो 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे हो? सारे नंबर, सारे जो 2 के मल्टीपल हैं वो 4 के मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे 2 के पहाड़े पे तो 2 भी आता है, लेकिन 4 के पहाड़े पे 2 नहीं आता, है ना? तो जो 2 के मल्टीपल हैं वो 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन जो 4 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल भी होंगे। समझ रहे हो? ये चीज़ थी, ठीक है? 1-2 चीज़ और बतानी मुझे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना? जैसे मान लो 4q+1 है, 4q+1 मतलब 4 के मल्टीपल में 1 जोड़ दिया तुमने। जैसे ये हो गया, ये 4q+1 की शेप का है ना? कोई भी ले लो, ये भी 4q+1 की शेप का है, ठीक है? अच्छा, अभी ध्यान देखो, 4q+1 जो है ना, ये सारे के सारे विषम संख्या हैं। आप चेक कर लो चाहे, 4q+1, 4q ये है, 4q+1 ये है हमारा, ये विषम संख्या एक, है ना? हाइलाइट कर देता हूँ। 4q+1 ये है, विषम संख्या 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 है, ठीक है? 4q+1 किस शेप का होता है? विषम संख्या के रूप का। अच्छा, 4q+2 देखो, आप देखोगे तो 4q+2 आपको सम संख्या मिलेगा। 4q ये था, 4 का मल्टीपल ये था ना, 4 के मल्टीपल में 2 जोड़ दो, ये आ गया। तो ये सम संख्या की नहीं है? है। यानी 4q+2 जो है वो सारी की सारी सम संख्या है। 4q+3 विषम संख्या है, ठीक है? तो एक बात नोटिस की, अगर यहाँ पे +2 लिखा हो तो वो एक सम संख्या होती है, +3 लिखा हो तो वो विषम संख्या होती है, +1 लिखा हो तो विषम संख्या होती है, +0 लिखा हो तो सम संख्या होती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल करें स्टार्ट। देखो, एग्जाम्पल नंबर आप देखो, सेकंड और थर्ड देख लेना आप। सेकंड एग्जाम्पल देख लो। आज मैं एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी होगी, ठीक है? एग्जाम्पल करेंगे, कल अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना? आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी हो जाएंगे आपसे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो खुद ट्राई करना चाहें तो खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या बोला कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक मतलब कोई भी हमारा पॉजिटिव, धनात्मक मैंने पॉजिटिव, सम का मतलब इवन, जो 2 से भाग हो उसके, पूर्णांक मतलब नंबर जो जैसे 0, 1, 2 माइनस वाले भी आते हैं, लेकिन धनात्मक है तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेने हैं। तो कोई भी हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के रूप का होता है, ऐसा दर्शाना है। और हमें पता भी है कि भाई जोन से नंबर 2 से भाग होते हैं, जोन से नंबर 2 की टेबल में आते हैं, वो 2q के रूप के होते हैं। अभी मैंने बताया तो था आपको, 2m की शेप के होते हैं, 2n की शेप के होते हैं, है ना? तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, वो 2q
प्लस 1 के रूप के होते हैं, ऐसा हमें दर्शाना है। अब लॉजिकली तो हमें पता है कि भाई जौन सा नंबर 2 की टेबल में आता है वो 2 क्यू के रूप का होता है, जौन सा नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता वो 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। हमने अभी नंबर से किया, 1 से तो तक गिनती लिखी थी, है ना, उसमें यही चीज़ हमने देखी। लेकिन हमें इसको दर्शा के दिखाना है। कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, एल्गोरिथम का नहीं, प्रमेयिका का। एल्गोरिथम तो क्या होता है, जब आप प्रमेयिका को 2-3 बार यूज़ कर लेते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपने यूज़ कर लिया, उसको एल्गोरिथम बोल देते हैं। प्रमेयिका क्या है? जब आपने एक बार यूज़ किया उसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ किया, वो प्रमेयिका है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को 3-4 बार यूज़ कर लिया, वो एल्गोरिथम बन जाता है बस, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो जैसे मैंने कहा कि जो हर एक धनात्मक समपूर्णांक है वो 2 क्यू के रूप का होता है, ये दर्शाना है। और धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, ये दर्शाना है ना। तो जैसे मान लो, अभी एग्जांपल से समझना, मान लो कि मैंने कह दिया कि यार 251, इसको दर्शाओ कि ये 2 क्यू प्लस 1 के रूप का है। कैसे दर्शाओगे? 251 को आप 2 से भाग कर लो, भाई स्टेप इन दिखाना है ना, तो इसको 2 से भाग कर लो। तो भाग करो तो क्या आएगा, ये कटेगा 2 एकम 2, 0 5, 2 दूनी 4, 1, फिर ऊपर से 1 आ गया, 2 पंजा 10, फिर 1 बच गया। यानी 251 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 225 प्लस में 1, यानी अगर मैं कहूँ तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू समथिंग, समथिंग मैंने क्या मान लिया इसको। तो अगर आप देखो तो 251 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यू प्लस 1, और यही दर्शाना था आपने, है ना। ऐसे ही मान लो मैंने कह दिया कि यार 125 को 2 क्यू प्लस 1 के रूप में दर्शाओ। कैसे दर्शाओगे? 2 से भाग कर लो, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि 3 क्यू प्लस 1 के रूप में दर्शाओ, तो 3 से भाग कर लो। 4 क्यू प्लस 1 के रूप में दर्शाओ, तो 4 से भाग कर लो। ऐसे करोगे ना, तभी तो उसके रूप में आएगा। अब जैसे मुझे हर एक धनात्मक समपूर्णांक को 2 क्यू के रूप में दर्शाना है, तो इसने कोई एक नंबर तो दिया नहीं कि भैया इस नंबर को 2 क्यू के रूप में दिखाओ। इसने कहा कि हर एक नंबर को 2 क्यू के रूप में दिखाओ, हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2 क्यू के रूप में दिखाओ, ऐसे बोला, है ना। तो मान लेते हैं ना, हम कह देंगे माना कोई नंबर, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ए हो सकता है कि सम हो सकता है विषम हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमने कोई एक नंबर मान लिया ए, है ना। तो यूक्लिड अब ए है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। मैंने कोई एक नंबर मान लिया ए, कोई एक नंबर मान लिया ए, है ना। अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो ए है ना, ये या तो 2 क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसको 2 क्यू प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे दर्शाऊंगा? 2 से भाग कर लूंगा। अब जब मैं 2 से भाग करूंगा तो मान लो क्यू पे कट गया, है ना। क्यू पे कटने के बाद हो सकता है कि इसका शेषफल 0 आ जाए, हो सकता है कि इसका शेषफल 1 आ जाए। 1 के अलावा तो आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं शेषफल 2 आ जाए, 2 तो आएगा नहीं ना, 2 आ जाता तो फिर ये वापस कट जाता, है ना। तो अगर मुझे किसी भी एक नंबर को 2 क्यू या 2 क्यू प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, तो मैं उसको भाग करा के दिखा दूंगा। जैसे 251 था, 251 को मुझे 2 क्यू प्लस 1 के रूप में दर्शाना था, तो मैंने 2 से भाग करके दिखा दिया उसको। वैसे ही इसने कहा कि कोई भी नंबर है वो 2 क्यू या 2 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसा दर्शाओ। तो आप कोई भी नंबर मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे ए मान लिया, तो अगर मैं ए को 2 से भाग करूँगा, ये 2 क्या है हमारा, भाज्य, भाजक, है ना। हाँ, भाजक है। तो मैंने भाजक को 2 मान लिया ना, भाजक को 2 मान लिया और इस नंबर को ए मान लिया। अब मैं भाग करके दिखा दूंगा कि भैया ये 2 क्यू या 2 क्यू प्लस 1 के रूप का है। करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा तो समझ में आएगा। ध्यान से समझो, मैंने कह दिया कि माना भाजक जिससे आप भाग करेंगे वो 2 है, तथा भाज्य कोई भी नंबर मान लो, लेट से ए है, ये मान लिया मैंने, जैसे अभी बने करके दिखाया आपको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से मैं क्या कह सकता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो ये हो जाएगा ए बराबर भाजक क्या है 2 इंटू भागफल, भागफल मान लो क्या हुआ गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचेगा, तो ए बराबर 2 क्यू प्लस आर हो गया। जहाँ पे ये जो आर है, ये जो आर है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से तो बड़ी होगी और इस 2 से हमेशा छोटी होगी, सीधी सी भाग है। 2 से भाग कर रहे हो तो जो भागफल आएगा, जो शेषफल आएगा, वो जो शेषफल है वो 0 से तो बड़ा ही होता है,
और यहाँ जिससे आप भाग कर रहे हो उससे हमेशा छोटे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है 2 प्लस 0, है ना, 0 0 से बड़ी, या फिर 2 प्लस 1 भी हो सकती है, ठीक है। आर की वैल्यू 0 या हो सकती है या फिर 1 हो सकती है ना। अब अगर 2 प्लस 0 है तब ये तो एक सम संख्या है, ऑब्वियस सी बात है। 2 के मल्टीपल में आपने कुछ नहीं जोड़ा, तो जब 2 का मल्टीपल है तो वो तो सम संख्या होगी, है ना। 2 के मल्टीपल में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो वो कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, और ये आपको दर्शाना था, ठीक है ना। यानी कोई भी नंबर को मैं 2 प्लस 1 के रूप का लिख सकता हूँ, ये मतलब हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली कैसे लिखना है वो देख लो बस, ये तो मैंने अभी समझाया है सिर्फ आपको, अभी प्रॉपर्ली लिखेंगे। हम कहेंगे माना b बराबर 2 है, मैंने b को 2 मान लिया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया a बराबर होगा 2 प्लस आर के, a बराबर b प्लस आर होता है ना, b को मैंने 2 मान लिया, तो जहाँ पे ये जो r है, ये जो r है ये 0 या 0 से तो हमेशा बड़ा होता है और इस 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो a के संभावित मान, a की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, संभावित मान, तो a के संभावित मान हो सकते हैं 2 प्लस 0 या फिर 2 प्लस 1, ये हो सकते हैं। भाई आर की वैल्यू 2 से छोटी है ना, तो या तो 2 प्लस 0 होगा, आर की वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी, दो चीज़ हो सकती हैं। अगर 2 प्लस 0 है, यहाँ 2 प्लस 0 या फिर 2 कह लो, या फिर 2 एक सम संख्या है, ये तो एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक क्या लेना, धनात्मक सम पूर्णांक है, तथा 2 प्लस 1 ये जो है ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और यही हमें दर्शाना था, ये हमने दर्शा दिया, यही तो बोला था क्वेश्चन में, नहीं समझे, क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 के रूप का होता है, दर्शा दिया भैया। कोई भी नंबर ले लिया हमने a, है ना, और उसको हमने कैसे दर्शा दिया कि भैया वो 2 के रूप का है या फिर 2 प्लस 1 के रूप का है, दर्शा दिया, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। ये देखो क्या बोला कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 प्लस 1 या फिर 4 प्लस 3 के रूप का होता है, दर्शा देंगे, जैसे पिछला किया वैसे ये कर लेंगे, है ना। पहले इसका लॉजिक समझ लो फिर उसके बाद करेंगे इसको। इसने क्या बोला कि जो भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी एक ओड इंटीजर जो 2 की टेबल में नहीं आता, है ना, 2 की पाढ़े पे नहीं आता, वो विषम पूर्णांक वो 4 प्लस 1 या 4 प्लस 3 के रूप का होता है, ऐसा दर्शाना है। जैसे मान लो 251 है, विषम पूर्णांक है ना, मैं कह दूं कि 251 को इस रूप में दिखाओ, या इस रूप में दिखाओ, कैसा दर्शाओगे, 4 से भाग करके देख लो भाई, 4 का 24, एक बच गया, एक उतारा, 4 दूनी 8, बच गया 3, ठीक करा ना मैंने, 6 का 24, 2 चुके, हाँ ठीक है। यानी कि 251 का क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 62 प्लस 3 लिख सकते हो, या फिर मैं क्या लूँ 4 इंटू समथिंग क्या प्लस में आर, है ना, आर मैंने यहाँ पे आर कितना अपना 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 3, यानी मैंने 251 को कैसे दर्शा दिया, 4 प्लस 3 के रूप का दर्शा दिया। वैसे ही कोई भी एक नंबर है उसको मुझे 4 प्लस 1 या फिर 4 प्लस 3 के रूप का दर्शाना है। मुझे बताना है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो इस रूप के होंगे या फिर इस रूप के होंगे। कैसे दर्शाऊंगा, भाग करके दिखाऊंगा, जैसे इसको दर्शाया वैसे इसको दर्शाऊंगा। क्या लिखूंगा, माना अब की बार मैं किससे भाग करूंगा, 4 से भाग कर लूंगा। भाई मुझे ऐसा ऐसा दर्शाना है ना, तो 4 से भाग कर लिया, बी को 4 मान लिया। अगर मान लो 2 प्लस 1 दर्शाना होता तो बी को 2 मान लेता, अगर मुझे मान लो 3 प्लस 1 दर्शाना है तो बी को 3 मान लेता। समझ में आ गई। तो माना बी बराबर क्या है, 4 बी बराबर 4 है, ऐसा मैंने मान लिया, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मैंने पिछली बार प्रमेयिका लिखा था ना, ठीक है, कभी मैं सोचा एल्गोरिथम लिख दिया हूँ, प्रमेयिका से मैं क्या कह सकता हूँ कि a बराबर हो जाएगा 4 प्लस आर, जहाँ पे ये जो r है, ये जो r है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी
और 4 से छोटी होगी, बी से छोटी होती है ना। तो ए के संभावित मान क्या हो गए, ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई, ए के संभावित मान। तो आप कह सकते हो सर ए की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो होंगी या तो 4 क्या प्लस 0, या फिर 4 क्या प्लस 1, या फिर 4 क्या प्लस 2, या फिर 4 क्या प्लस 3। अब ये तो पॉजिटिव इंटीज, ये तो अपना इवन इंटीजर सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है ना। 4 क्या प्लस 0 एक सम संख्या हुई ना, 4 क्या हो गया, 4 क्या मतलब जो 4 के टेबल में आता है, जो 4 के टेबल में आता है वो 2 के टेबल में आएगा ही, तो ये सम संख्या हो गया है ना। 4 क्या प्लस 2, जो 4 के टेबल में आता है उसमें आपने 2 जोड़ दिया, उसमें एक सम संख्या और जोड़ दी। 4 के टेबल में आने वाली सारी सम संख्या है, सम संख्या में आपने सम संख्या और जोड़ दी, रहेगी तो फिर वो सम संख्या, ये सम संख्या ये भी सम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी होगी, ये और ये। तो कह देना यहाँ 4 क्या प्लस 1 और 4 क्या प्लस 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्याएं हैं। सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका, आपने दर्शा दिया उसको, खत्म, समझ गए। तो ये इसका कंसेप्ट था। आज सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बनने में बहुत लेट हो गया आज में, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई जरूर करना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है। बोला कि दर्शाओ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्या प्लस 1 या 6 क्या प्लस 3 या 6 क्या प्लस 5 के रूप का होता है। जैसे हमने अभी किया वैसे इसको करना है। अब की बार बी को 6 मान के करना है ना, क्यों मानना है ये समझ में आना चाहिए था आपके। क्वेश्चन तो आप कर लेंगे है ना, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन ऐसा ही क्यों करना है वो समझने के लिए आज हमने ये लेक्चर तैयार किया था, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, स्क्वायर जो है, वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको करके आना है ना, इसको कराएंगे, कल कराएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, हिंट भी दे रखे हैं उन्होंने। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।